गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में अपन लीनियर अलजेब्रा जो है गेट लीनियर अलजेब्रा का लास्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ थोड़ा थ्योरेटिकल बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हालांकि हम प्रॉब्लम लेंगे तो हम थ्योरी के साथ साथ ट्रिक्स भी देखेंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा थ्योरी आपको याद होना। अगर थ्योरी याद है तो अपन ट्रिक्स एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी रहते हैं कि आपको थ्योरी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, वहाँ पर कोई आपको चांस नहीं देता कि आप कोई ट्रिक्स यूज़ कर सके। वैसे बहुत कम प्रॉब्लम होते हैं। ठीक, तो थोड़ा थ्योरी जानना बहुत आवश्यक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मतलब सोल्यूशन किसके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो मेरी जो हेडिंग रहेंगी आज, दिस इज द लास्ट पार्ट गेट एग्जाम। ठीक है, तो सोल्यूशन आज की थ्योरी हम देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे गेट के। तो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। ओके, तो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन मतलब वहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक आएगा ही नहीं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं ना, वो नहीं रहेगा। लीनियर मतलब पावर ऑफ एक्स वाई जेड इज़ 1। ठीक है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। उसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर मतलब दैट इज़ नॉट पावर ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। थोड़ा दो टर्म मैं यहाँ बताऊँगा। दिस इज साइंटिफिक नेम। भाई सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने देखा होगा 8th-9th क्लास में आपने सॉल्व किया है। दो इक्वेशन, दो अननोन। ठीक है ना, दो इक्वेशन और दो अननोन। दो इक्वेशन रहते थे, दो अननोन में उसको हमने सॉल्व किए। तो कैसे करते हैं, आपने x और y में से किसी एक को कैंसिल करो, आपको x में मिलेगा, बाद में x की वैल्यू किसी इक्वेशन में डालो, y मिलेगा, लाइक दैट। मगर यहाँ पर आपके पास 3 इक्वेशन रहेंगे, 3 अननोन, तो उसके कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर साइंटिफिक नेम ऐसे है कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन है क्या? तो सॉल्यूशन को यहाँ एक वर्ड कहा गया है, साइंटिफिक नेम कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि सिस्टम हैविंग सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ सिस्टम हैविंग सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टम हैविंग सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि सिस्टम हैविंग नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि सिस्टम हैविंग नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम ये दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर भी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो पहला टाइप है वो है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस, तो वो किस टाइप से रहते हैं? तो हम एक कंसीडर करते हैं एक सिस्टम। ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं, और फिर बाद में हम देखेंगे होमोजीनियस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कैसा? a11x a12y a13z इक्वल टू b1। देखो यहाँ पर लीनियर है, एक्स वाई जेड का पावर क्या है, 1 1 करके इसको लीनियर बोलते हैं। और ये जो राइट हैंड साइड है जिसको हम कांस्टेंट बोलेंगे b1, वो जीरो नहीं है, तो वो हो गया नॉन होमोजीनियस। मतलब राइट हैंड साइड इज नॉट जीरो एट ऑल, दैट इज नॉन होमोजीनियस। दूसरा हम एलिमेंट कैसे लिखते हैं, जैसे मैट्रिक्स में लिखते हैं a21x a22y a23z दैट इज b2। राइट, अपन सिर्फ यही कंसिडर करते हैं, थ्री इक्वेशन इन 3 अननोन। बाकी हम इसी आइडिया को एक्सटेंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो a31x a32y और a33z, ये जो लिख रहा हूँ ना मैं, a11 a12, दीज आर तो कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड, दैट इज b3। अब ये जो सिस्टम है इसको हम सबसे पहले हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द
above system of equation in matrix form। ठीक है। अब ये जो कोएफिशिएंट है एक्स वाई जेड के, इस यहाँ से बनेगा एक मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए, फॉर्म्ड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इन ऑल थ्री इक्वेशन। बाद में जो रहेंगे वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, उसको हम लिखेंगे कैपिटल एक्स, बाद में मैं लिख दूंगा। और राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स है वो एक मैट्रिक्स बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम, वैसा ये भी कॉलम में हम लिखेंगे एक्स को, और ये आपका बी। तो ये शॉर्ट फॉर्म है ए एक्स इक्वल टू बी, मतलब नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन वेयर। अब देखेंगे यहाँ पर ए क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, कोएफिशिएंट से बनता है। दूसरा जो है x जो है ये है वेरिएबल मैट्रिक्स, जिसको हम कॉलम में लिखेंगे एक्स वाई जेड। 3 वेरिएबल है तो 3, 4 है तो 4, हम आगे एक्सटेंड करेंगे। और जो b है ये है फिर से कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट b1, b2, b3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। और ये है कांस्टेंट मैट्रिक्स, दिस इज कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ कौन सी थ्योरी यूज़ करना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कंसिस्टेंस के बारे में, कि ये सिस्टम में अभी यहाँ पर जो है ना, ये A11, A12 ये सब अननोन है, सब अननोन है। और प्रॉब्लम में कैसे रहेंगे, नोन रहेंगे। यहाँ कुछ भी नंबर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, कोएफिशिएंट यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो ये इसके सोल्यूशन है क्या, सोल्यूशन मतलब क्या है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है ताकि वो तीनों वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करें। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट कब है, मतलब सिस्टम में सॉल्यूशन कब रहेंगे वो हमको देखना है। ठीक है ना, सिस्टम में सॉल्यूशन कब रहेंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब आपको पता है कि सिस्टम में सॉल्यूशन रहेंगे, सिस्टम हैविंग सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हमने तो ये बाद में लिखना था, इसकी प्रोसीजर देखो क्या है। ठीक है, फिलहाल इसको हम काट देते हैं, थोड़ा और इसके बारे में चर्चा करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना है एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो क्या होता है, उसको हम एक कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं। और ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A और कांस्टेंट मैट्रिक्स B, इससे फॉर्म होगा वो। मतलब देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये A के जगह पे डालो एक एक एलिमेंट, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, और यहाँ पर डालो कांस्टेंट B1, B2, B3। आपने ये डॉट नहीं भी लगाया तो भी चलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, सबसे पहले यह ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद इसको कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो कन्वर्ट इट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, और नहीं आए तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब पहली रो के ऊपर में अपर ट्रायंगुलर मतलब
कैसी करना है, पहले रो का पहला एलिमेंट, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट, यहाँ से एक ऐसी एक रफ लाइन खींचेंगे, ठीक है, ऐसी एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन को कहा गया है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या गया है? प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जितने एलिमेंट है इसको हमको क्या करना पड़ता है? जीरो करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? जीरो। याद रहे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट जीरो करना पड़ता है। मतलब रो 2 और रो 3, इसको पता है आप क्या बोलेंगे? रो 1 बोलेंगे, इसको रो 2 बोलेंगे, इसको रो 3 बोलेंगे। मतलब रो 1 का पहला एलिमेंट और रो 2 का पहला एलिमेंट और रो 3 के ये पहले दो एलिमेंट को जीरो करना है। मतलब रो 1 की बात हम कर ही नहीं रहे, तो रो 1 के एलिमेंट हमेशा एज इट इज रहेंगे ऑपरेशन के बाद भी, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब ये एलिमेंट हो गए आपके जीरो, ये हो गया जीरो। अब जब ये एलिमेंट को जीरो करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से, तो ये भी एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे R2 के लिए, तो R2 के सारे एलिमेंट चेंज हो सकते हैं। तो ये जो है आपके ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है कि ये एलिमेंट जीरो किया जाए। ये कुछ भी हो सकते हैं, हमारे को उससे कोई वी डोंट बॉदर अबाउट दिस एलिमेंट, वी बॉदर अबाउट टू मेक दिस एलिमेंट जीरो। तो यहाँ पर मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये एलिमेंट चेंज होने के बाद में सपोज ये बनेगा आपका कुछ दूसरे अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। यहाँ पर क्या करेंगे? C12, C13 और यहाँ पर आपका बनेगा C, यहाँ कुछ भी एक नोटेशन दे सकते हैं, R, ठीक है, एलिमेंट है ये। फिर ये जीरो करना है, ये जीरो करना है, ये आपका चेंज हो जाएगा। तो ये मैं लिखूँगा C33 और ये आपका P, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जानते हो ये एलिमेंट मैंने एज इट इज क्यों नहीं लिखा? ये चेंज हो जाते हैं, ये भी वैल्यू चेंज हो जाती है करके मैं वो चेंज वाली लिखा, एज इट इज नहीं रहा। एज इट इज मैं क्या लिखूँगा? सिर्फ रो 1, क्योंकि इस पर कोई भी ऑपरेशन आपको लगाना नहीं है, ठीक है। तो इसी को बोला गया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसके पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था रैंक के बारे में कि किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो में मतलब क्या होता है? नॉट ऑल एलिमेंट जीरो, नॉट ऑल एलिमेंट जीरो इन ए रो, उसको बोलेंगे नॉन जीरो रो। काई की इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये। अभी यहाँ पर फिलहाल देखेंगे कि अच्छा इतना जो पार्ट है ये ए का पार्ट है, ठीक है, और जो पूरा है वो सी का पार्ट है, कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल सी, जिसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये। तो आफ्टर कन्वर्टिंग दिस मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद देखना है रैंक, वो हम अभी आगे में डिस्कस करेंगे। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने के बाद में अगर आपको ए की रैंक देखना है तो ए वाला हिस्सा ये इतना है, तो इसमें आपको देखना है नॉन जीरो रो कितनी है। अभी यहाँ पर नॉन जीरो रो कितनी दिख रही है? 3, 1, 2, 3। नॉन जीरो मतलब इसको जीरो रो नहीं बोलते क्योंकि ये एलिमेंट जीरो नहीं है। हाँ, जब प्रॉब्लम आएगा तब एलिमेंट जीरो भी हो सकता है, वो बात की बात है। तो अभी यहाँ पर नॉन जीरो रो कितनी है? 3, 1, 2, 3। तो ए की रैंक 3 हो गई। अब सी की रैंक देखो, तो पूरे रो को देखो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये सी है पूरा, तो इसमें भी फिलहाल क्या दिख रहा है? नॉन जीरो रो कितनी दिख रही है सी में? 3, 1, 2, 3। तो दोनों की रैंक इक्वल हो गई। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे? रैंक। अब प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा? रैंक अलग अलग आएंगी, वो हम प्रॉब्लम में देखेंगे, ठीक। तो रैंक थोड़ा सा आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो किसको बोलते हैं? नॉट ऑल एलिमेंट जीरो इन ए रो। आपको वो गिनना है कि कितनी नॉन जीरो रो है, वो उसकी रैंक हो जाएंगी काय में? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये पढ़ने के बाद अभी हम जाते हैं मेन पॉइंट पर, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो इतना काम आपको फास्ट करना है, ठीक। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट
ओके, ये पेज मैं आपके सामने रखूँगा यहाँ पर, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंट। तो पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब सिस्टम हैविंग सॉल्यूशन, सिस्टम हैविंग सॉल्यूशन, ओके। अब हमको देखना है कि सिस्टम में सॉल्यूशन कब रहेंगे। ये देखो, ये आपके सामने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है पूरा, और ये इतने पार्ट से आपको क्या मिलेंगी, रैंक ऑफ ए। ये इतने पार्ट से, ये इतना पार्ट जो है ना वो ए का है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और पूरा सी है, पूरा सी है। तो हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के बाद, ठीक, यहाँ पर 1-2 स्टेप लग सकती है, ये प्रॉब्लम पे डिपेंड है कि ये, यहाँ तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया कन्वर्ट इट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ कितनी रो, कितने ट्रांसफॉर्मेशन लगते हैं, 1 भी लग सकते, 2 भी लग सकते, 3 भी लग सकते, ठीक है। वो सब करने के बाद फिर हम पहुँचेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब देखिए यहाँ पर सिस्टम में सॉल्यूशन कब रहेंगे, तो ये जो ए की रैंक है और सी की रैंक वो इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी, ठीक है। अगर ऐसा है तो सिस्टम में सॉल्यूशन है, 100% सिस्टम में सॉल्यूशन है, मतलब XYZ की वैल्यू निकलेंगी, एग्जिस्ट होंगी, जो सिस्टम को सेटिस्फाइड करेगी, जो सिस्टम को सेटिस्फाइड करेगी, ठीक है, 100%। मगर उसके लिए आपका ये कैलकुलेशन सही चाहिए और आपको रैंक भी बरोबर निकाल के देखना चाहिए, ठीक है। ये अगर गलत हो गया तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक, ओके। तो अब सवाल ये उठता है कि सिस्टम में अगर सॉल्यूशन है तो ये जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि सिस्टम में सॉल्यूशन एक भी रह सकते हैं और इनफाइनाइट भी रह सकते हैं। एक मतलब जैसे कि XYZ की जो वैल्यू है उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो कोई सिस्टम है जिसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है, एक वैल्यू है जो सिस्टम को सेटिस्फाइड करती है, तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मतलब XYZ की ऐसी बहुत सारी वैल्यू भी सिस्टम को सेटिस्फाइड कर सकती है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। मगर यहाँ पर गेट के एग्जाम में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना है ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। वो सिर्फ आपको पूछेगा कि सिस्टम में कितने सॉल्यूशन है, यूनिक है कि इनफाइनाइट है कि नो है, ठीक है। बस यही आपको पढ़ना है। बस अपन एक प्रॉब्लम देख लेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कैसे होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन कॉपी में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। फिर भी हम देखेंगे कि उसको कैसे लिखा जाए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, पहला पार्ट हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन कब रहेंगे। आपको डेफिनेशन याद रखना है, बस ये फ्रेम। यूनिक सॉल्यूशन कब रहेंगे याद रखो। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी, ये तो आपको रैंक इक्वल होना ही चाहिए, ठीक है। रैंक अगर इक्वल नहीं रहेंगे तो सिस्टम में सॉल्यूशन नहीं रहेंगे। तो ये पार्ट तो कॉमन है कंसिस्टेंसी के लिए। अब यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे, तो दोनों की रैंक इक्वल चाहिए, ए और सी की, मगर ये इक्वल टू अगर आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ जाए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब XYZ, XYZ, और वो कितने हैं 3, वो कितने 3। आपने देखा ना वेरिएबल्स की कितने लिया मैंने 3, XYZ। बाद में कुछ नोट लिख के दूंगा कि सिस्टम डायरेक्टली देखते साथ आप बता सकते हो कि भाई सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट है, वो हम बाद में नोट में देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका, ठीक है, ओके। तो ए की रैंक और पूरे सी की रैंक इक्वल चाहिए, और वो रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो यानी कि 3 है अगर उसके बराबर है तो सिस्टम में एक ही सॉल्यूशन रहेंगे 100%। इसका मतलब रैंक ऑफ ए भी कितनी आना चाहिए 3, और रैंक ऑफ सी भी कितनी आना चाहिए 3, और रैंक मैं बार बार बोल रहा हूँ नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। अभी यहाँ पर 3 दिख रही है, जब प्रॉब्लम देखेंगे आपको रैंक ऑफ ए 2 भी दिखाई देंगी, मतलब नॉन जीरो रो 2 ही मिलेंगे या 3 मिलेंगे या 1 मिलेंगे, ये सब प्रॉब्लम में देखेंगे,
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सिस्टम में यूनिक सोल्यूशन, और यही पूछते हो प्रॉब्लम में कि सिस्टम में यूनिक सोल्यूशन है क्या इनफाइनाइट है, तो आपको ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। हम ट्रिक्स भी देखेंगे। दूसरा, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकते हैं उसके पास, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये कब होंगे? सोल्यूशन पे पहले फोकस करो। सोल्यूशन है मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी, ये तो कॉमन पार्ट है, ठीक है। अब आपको पता है ये इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो ये हो जाएगा लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब 3, मतलब इसकी रैंक कितनी रहना चाहिए? 2 और 2 क्या है? 3 से कम है, या 1 भी हो सकती है। इक्वल चाहिए मगर वो लेस देन 3 चाहिए। तो सिस्टम में बहुत सारे सोल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन रहेंगे। ये थोड़ी थ्योरी आपको देखना है। अब आ जाते हैं इनकंसिस्टेंट, कैपिटल बी, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब सिस्टम में सोल्यूशन है ही नहीं, सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ये कब होंगी? अब नो सोल्यूशन है तो जरूर इनकी रैंक इक्वल नहीं होंगी। जब रैंक इक्वल नहीं है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, तो सिस्टम में सोल्यूशन है ही नहीं, निकलेंगे जी नहीं। ऐसी कोई भी एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। तो ये है। अब थोड़ा सा यहाँ अगर हम ट्रिक्स की बात करते हैं तो देखो मैं कैसी ट्रिक्स वहाँ पर यूज़ करूँगा। यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, कब रहेंगे? तो कुछ नहीं, क्योंकि ये निकालने के लिए आपको बहुत वक्त लगेगा, 5 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। इस सिस्टम पे पहुंचने के लिए 5 मिनट लग सकते हैं। मगर आप इसको थोड़ा सा अगर चेक किया जाए, सिर्फ ए की अगर बात करते हैं, फोकस करेंगे ए पे, लुक एट हियर ए, ये जो है ए मैट्रिक्स ए, इसका हम एक डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता, हार्डली 5 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट, अब ये ट्रिक्स की बात है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, कोएफिशिएंट की बात है, अगर ये 0 नहीं आता तो समझ लेना सिस्टम में यूनिक सोल्यूशन है। तो इतना आपका समय बच जाएगा। फिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, आपको प्रॉब्लम में समझ में आएगा कि ये पढ़ क्यों रहे हैं। जब इतने शब्द में हम बता सकते हैं कि सिस्टम में यूनिक सोल्यूशन है, तो कोई स्टूडेंट बोलेंगे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मगर ये कब काम में आएगा? जब यहाँ पर सिस्टम में एक क्वांटिटी अननोन रहेंगी, दी भी नहीं रहेंगी, चाहे वो कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अगर नहीं दी है, अननोन है, तो आपको उस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू पूछेगा कि वो अननोन क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, ताकि सिस्टम में यूनिक सोल्यूशन होंगे। तब आप ये डिटर्मिनेंट शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते, तब आपको इसके थ्रू जाना पड़ेगा। या उस अननोन की वैल्यू क्या होगी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, या उस अननोन की वैल्यू क्या होंगी कि सिस्टम में सोल्यूशन ही ना हो। तो उस समय आपको ये ट्रिक्स काम में नहीं आएंगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है, थोड़ा सा अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 नहीं होती तो उसकी रैंक जो रहती है, जैसा 3/3 का मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक 3 रहती है। डिटर्मिनेंट अगर उसका 0 नहीं है तो उसकी रैंक 3 रहती है। और जब रैंक 3 रहती है तो आप देखेंगे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी है, उसकी भी रैंक 3 आ जाएंगी, क्योंकि सी के अंदर पूरा ए होता है। जब इसकी रैंक 3 है तो नेचुरली पूरी सी की भी रैंक क्या हो जाएंगी? 3, क्योंकि नॉन जीरो रो अगर ए की रैंक 3 है तो नॉन जीरो रो कितनी रहेंगी? 3। और ये रो तो सी में भी इंक्लूड है, मतलब सी की भी रैंक कितनी मिलेंगी? 3। तो इस तरीके से थोड़ा पिछले टॉपिक को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पिछले टॉपिक को आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके द्वारा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 3, अगर मैट्रिक्स 3/3 का है तो। और यदि आपके वेरिएबल भी 3 है तो यूनिट। अब देखें कि दूसरी ट्रिक्स क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। तो ये दोनों को मिलके एक शॉर्ट ट्रिक्स है, दोनों को मिलके, ओके, सी हियर, दोनों को मिलके।
तो सबसे पहले आप थोड़ा सा डिटरमिनेंट फास्ट चेक करेंगे और यदि 0 नहीं आ रहा है तो आप फटाक से आंसर देंगे कि सिस्टम में यूनिक सोल्यूशन है। अब इनफाइनाइट कब रहेंगे और इनकन्सिस्टेंट कब रहेंगे, ये थोड़ा सा देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट जो है वो आपका 0 आएगा। अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो सिस्टम में तो पहली बात है यूनिक सोल्यूशन तो रहेगा ही नहीं, तो फिर सिस्टम में या तो नो सोल्यूशन हो सकते हैं या तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें जाती है। अब यहाँ पर जब दो बातें जाती हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 है तो सिस्टम में सोल्यूशन नहीं भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ऐसे समय आपको ये शॉर्टकट ट्रिक्स आइडिया नहीं देगा कि भाई उसमें यूनिक है, सॉरी नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट है, तब आपको इसी का यूज़ करना है, ओके। हाँ, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तब देर इज 100% श्योर दैट द सिस्टम हैविंग यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। मगर डिटर्मिनेंट ए अगर 0 है आप ऑप्शन को बाइकआउट कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं ये इसके द्वारा। भाई अगर ये अगर आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 तो ऑप्शन में रहेगा सिस्टम हैविंग यूनिक सोल्यूशन, तो ये तो आपका डिस्कार्ड हो गया, ये डिस्कार्ड के लिए ठीक है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा है 3 इक्वेशन 3 अननोन, ओके। अब देखते हैं थोड़ा सा एक मैं आपको नोट लिख देता हूँ, ये तो आपकी बड़ी थ्योरी हो गई, ये किसी भी सिस्टम के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब थोड़ा हम नोट के बारे में पढ़ते हैं कि शॉर्ट में हम यहाँ देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे नोट नंबर 1 में आपका तो क्या है ax इक्वल टू बी है, ठीक है, मतलब नॉन होमोजीनियस ये सिस्टम है आपका। यहाँ पर a का ऑर्डर सपोज m क्रॉस n रहता है, ठीक है, m क्रॉस n, ये दोनों सेम भी रह सकते हैं और डिफरेंट भी रह सकते हैं। m क्रॉस n तो m एंड आर इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल X रहेगा उसका जो ऑर्डर रहेगा इसका रहेगा n क्रॉस 1 कॉलम, और यहाँ जो b रहेगा उसका ऑर्डर रहेगा n क्रॉस 1। ऐसा क्यों, तो ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ी सी अपन नोट में बात करते हैं। ये जो n है लास्ट वाला, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हम देखेंगे प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और ये जो n है ये बताएगा आपको नंबर ऑफ इक्वेशन कि उसके अंदर में कितनी इक्वेशंस है, ठीक है। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। m क्रॉस n, किसी ने बोला कि भाई m क्रॉस n कोई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और उसको यदि मैं मैट्रिक्स में लिखता हूँ तो कोई पूछेगा m क्या है और n क्या है। हालांकि m क्रॉस n तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, मगर हम बता सकते हैं कि उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो m है इसका मतलब उसके अंदर में m इक्वेशन है और उसके अंदर में n वेरिएबल्स है, ठीक है। तो यहाँ से एक नोट हम देख सकते हैं, ठीक है, इसको हम पहला नहीं बोलेंगे, अब हम बोल सकते हैं पहला कि इफ m, ये जो है m इज लेस देन n, m इज लेस देन n, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर ऐसा है तो देन द सिस्टम हैविंग नो यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन वहाँ पर होगे ही नहीं, ये याद रखो, नो यूनिक सोल्यूशन, राइट। हाँ, दूसरा पार्ट हम देखेंगे, ठीक है, m लेस आर इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से अगर कम है तो उस सिस्टम में यूनिक सोल्यूशन तो होगे ही नहीं, या तो वो इनफाइनाइट होंगे या तो नो सोल्यूशन होंगे, ठीक है, ओके। दूसरा देखते हैं कि अगर इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर ऐसा है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकती है, ये तीनों, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, तीनों सेटिस्फाइड होंगे। देन all the three condition satisfied, ठीक है, तीनों हो सकती है।
ऑल द 3 कंडीशंस सेटिस्फाइड इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है। इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू n, नंबर ऑफ इक्वेशन इज ग्रेटर देन इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल, देन ऑल द 3 कंडीशन सेटिस्फाइड, मे सेटिस्फाइड, ठीक है, एनी वन या 3 कंडीशंस लाइक दैट। तो ये एक थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स अपन देख सकते हैं कि ये यहाँ से आपको पता करना है। और हम देखेंगे कुछ दूसरा नोट। अब मैं क्या करता हूँ, जानते हो 2 इक्वेशन और 2 अननोन के बारे में हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, 2 इक्वेशन इन 2 अननोन, तो आपको ये थ्योरी नहीं करना है यूज़। ये किसके लिए है, अगर 3 इक्वेशन 3 अननोन है, मतलब 2 से ज़्यादा इक्वेशन है और 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स है, तब आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। मगर इक्वेशन 2 ही है और वेरिएबल भी 2 ही है, तो हमारे पास में एक शॉर्ट ट्रिक्स है, वो हम देखेंगे। तो देखो मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये ले लिया मैंने ax प्लस बी वाई इक्वल टू, और यहाँ cx प्लस डी वाई। तो यहाँ पर हम ले लेंगे e, a, b, c, d, e और f। देखो ये, तो यहाँ पर 2 इक्वेशन इन 2 अननोन है, तो कंसीडर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तब पहला देखेंगे, ठीक है, नो सॉल्यूशन। इस समय कैसे चेक करते हैं, ध्यान दो, नो सॉल्यूशन। तो इस समय नो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये देखो ये ए बी सी डी क्या है, कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। तो नो सॉल्यूशन कब हो जाएगा, जब आप चेक करके देखना a बाई सी, ठीक है ना, a बाई सी इक्वल टू b बाई डी, इक्वल टू b बाई डी। मतलब ये जो कोएफिशिएंट रहेंगे पहले इक्वेशन के और दूसरे इक्वेशन के, उसको ऐसा चेक करके देखना a अपॉन सी और b अपॉन डी के बराबर यदि आती है, और ये जो इक्वल तो रहेंगी मगर ये e अपॉन एफ के बराबर नहीं रहेंगी, तो सीधा बोल देना कि सिस्टम हैविंग नो सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स फॉर 2 इक्वेशन इन 2 अननोन। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में, तो थ्योरी अब पढ़ना थोड़ा सा यहाँ पर जरूरी बन जाता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लास्ट में लिया हूँ लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है। दूसरा देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब रहेंगे, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन में a बाई सी नॉट इक्वल टू b बाई डी, ये याद रखो, a बाई सी नॉट इक्वल टू b बाई डी, और चाहे तो लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू e बाई एफ। ये थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट ये है आपका कि a बाई सी नॉट इक्वल टू b बाई डी और नॉट इक्वल टू e बाई एफ, तब सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन रहेंगे। नाउ थर्ड, इनफाइनाइट कब रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब रहेंगे। फिर अपन एक चार्ट देखेंगे सबके लिए, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ पर तो आप लिख ही सकते हैं कि a बाई सी इक्वल टू b बाई डी और इक्वल टू e बाई एफ। अगर ऐसा है तो सिस्टम में इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे। तो ये 2/2 के लिए यहाँ पर सिंपल है, ओके, 2/2 के लिए यहाँ पर सिंपल है। तो अब हम एक चार्ट बना लेते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, और वहाँ हम फिर डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा लिखना है, ओके, ये थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा जहाँ पर प्रॉब्लम में अगर है, ठीक, राइट। ये तो बिल्कुल आप देख ही लो, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे हैं, और अपन सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, राइट। अब हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ट्री, ठीक। तो ट्री की तरफ देखेंगे कि ए एक्स इक्वल टू बी, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है शॉर्टकट में, ठीक है। यहाँ पर यदि आपका b अगर 0 है, b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। ये क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए आपको तो अभी पता ही है रैंक वगैरह क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन हम देख सकते हैं,
यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पर क्या रहेगा कि रैंक ऑफ ए, मैं रो से इंडिकेट किया, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, और ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ऐसा चार्ट बना सकते हो। दूसरी कंडीशन है, ठीक है ना, दूसरी, ये तो हो गया आपकी फर्स्ट यूनिक सोल्यूशन। दूसरा, यहाँ पर इसको हटा दो, दूसरा हो सकता है कि नो सोल्यूशन। अगर 3/3 का है तो ही लगता है ये, 2/2 के तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर 2/2 का होमोजीनियस डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है ना। 2/2 का होमोजीनियस नहीं किया हमने, 2/2 का नॉन होमोजीनियस किए हियर। दिस वन 2/2 का हमने क्या देखे, नॉन होमोजीनियस। हम इसी चार्ट में 2/2 हो या 3/3 हो, वो नॉन होमोजीनियस के लिए हम इस ट्री में बना रहे हैं, फ्लो चार्ट्स में। ओके, नाउ सी हियर, इस तरीके से आपको याद रखना है। नो सोल्यूशन मतलब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। And third one is infinite solution. Where rank of A equal to rank of C, and this is less than number of variables. ठीक है, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आके देखते हैं कि अगर आपका B 0 है, मतलब राइट हैंड साइड जो है वो यदि B 0 है, तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा अगर हम देखेंगे पहला पार्ट, इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल के देखना ए का। होमोजीनियस में याद रखो कि ए के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो वहाँ पर यूनिक सोल्यूशन मिलते थे, यहाँ पर भी यूनिक मिलेंगे, मगर वो ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं उसको। मैं बताऊँगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स देयर इज यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन किसको बोलते हैं? एक्स की भी वैल्यू 0, वाई की भी वैल्यू 0 और जेड की भी वैल्यू 0, ये हमेशा उसको सेटिस्फाइड करेगी, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये अगर मैं इसको 0 ले लेता, इसको अगर मैं 0 लेता, ये क्या हो गया? होमोजीनियस हो गया, है ना। होमोजीनियस हो गया ना, ये 0 लेता हूँ तो होमोजीनियस। तो बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 0 0 0, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो एक सोल्यूशन पक्का रहेगा जो फिक्स है नॉन होमोजीनियस में, वो है x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। उसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है ना। ट्रिवियल मतलब बाय डिफॉल्ट देयर इज ए, और वो भी क्या रहेगा? यूनिक सोल्यूशन, उसके लिए उसको यूनिक सोल्यूशन कहा गया है, ठीक है। अब दूसरी बात ये देखते हैं, दूसरी बात, यदि डिटर्मिनेंट 0 है, तो भाई अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो देयर इज यूनिक सोल्यूशन तो होगा नहीं, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा नहीं, तो देयर इज नॉन ट्रिवियल इनफाइनाइट सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो, इसको क्या बोलते हैं? जीरो सोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? जीरो सोल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन, ठीक है। तो ये एक आपको एक चार्ट याद रखना है, ठीक है। इसमें यूनिक सोल्यूशन ये है और देयर इज नॉन ट्रिवियल इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो हम जब प्रॉब्लम आएंगे तब इसको देखेंगे, थोड़ा सा आप इसको ओवरलुक
करना है बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक, तो ये सिस्टम लिख दिया अपन ने, राइट। हाँ, तो इसके बाद हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरी थ्योरी आपको याद रखना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम अपने को अलाउ करेंगे कि ट्रिक्स कैसी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके।